मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। कोल और पेट्रोलियम में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है कोल और क्या है पेट्रोलियम। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि प्रतिदिन हम वैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो प्रकृति से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है हमें अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो बहुत सारे पदार्थ की मौलिक आवश्यकता के लिए हम लोग अपना उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, और कुछ पदार्थ जिसको मनुष्य बनाते हैं उनको मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो प्रकृति से जो पदार्थ उपलब्ध है उसको नेचुरल रिसोर्स, और मनुष्य जो बनाते हैं हम लोग के द्वारा जो निर्मित होता है वो कृत्रिम रिसोर्स हो गया। तो जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें कौन कौन से रिसोर्स आ जाएंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ये सब, मिट्टी, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स हो गए। इनको हमने नहीं बनाया, ये नेचर में खुद से हैं। तो वैसे रिसोर्स जो नेचर में खुद से हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स का हम लोग उपभोग वर्षों से करते आ रहे हैं। वी आर यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम वेरियस ईयर्स, बहुत सालों से उनका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। ये नेचुरल रिसोर्स में कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि समय के साथ अपनी विलुप्ति के कगार पर हैं, और कुछ रिसोर्स जिनका हम उपयोग करते रहेंगे भी तो शायद उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स में पढ़ेंगे कि जैसे कि मैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में बच्चों, नेचुरल रिसोर्स चैप्टर कोल और पेट्रोलियम में हम टॉपिक में पढ़ने के पहले कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। यहां पर नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे हवा नेचुरल रिसोर्स में द रिसोर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। अब जैसे कि एयर आप बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, एयर नेचर द्वारा है। वाटर नेचर द्वारा है। सनलाइट नेचर द्वारा है। तो कोल जो है वो नेचर द्वारा है। पेट्रोलियम भी नेचर द्वारा है। पेट्रोलियम नेचर ने हमें दिया है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इसको भी हमें नेचर ने दिया है। तो ये सब चीज नेचुरल गैस एंड मिनरल्स ये सब हो गए आपके नेचुरल रिसोर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्स जो नेचर में खुद से हैं, दे एग्जिस्ट इन नेचर्स, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स हो गए। और हम लोग आर्टिफिशियल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स में प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे प्लास्टिक्स हो गए, इसके बाद पेंट हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गए, जो हम लोग मनुष्य बनाते हैं वो हो गया आपका आर्टिफिशियल रिसोर्स। तो इस रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, पहले टर्म है हमारे पास रिसोर्स, हिंदी में संसाधन कहते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक के संसाधन कौन हो गए, तो फर्स्ट इज योर एयर, ये नेचर है से प्रदत्त है हमें, दिस इज एयर। सेकंड थिंग वाटर, थर्ड इज सनलाइट, फोर्थ कोल, फिफ्थ पेट्रोलियम, सिक्स्थ नेचुरल गैस, सेवेंथ मिनरल्स। ये सब नेचर में है, और नेचर में जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है। तो रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। रिसोर्स एनीथिंग इन द एनवायरमेंट, ये देखिए एनीथिंग in the environment, anything in the environment which can be used, which
कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वैसे कोई भी चीज हमारे पर्यावरण में जिनका हम उपयोग करते हैं इज कॉल्ड रिसोर्स, इसी को कहते हैं रिसोर्स, इज कॉल्ड रिसोर्स, इसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्स। अगर उपलब्धता के आधार पर देखें, इफ वी सी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, अगर हम उपलब्धता के आधार पर इस रिसोर्स को देखें तो ये रिसोर्स मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स दिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो यहां पर इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, इन द लाइट ऑफ availability, in the light of availability, ये क्या होते हैं? The various resource in nature, the availability of various resource of various resource, availability of various resource in nature can be divided into two kind, is divided into two kind। देखिए, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स, उपलब्धता के आधार पर वेरियस रिसोर्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। मतलब नेचुरल रिसोर्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, दैट इज नेचुरल रिसोर्स को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। नेचुरल रिसोर्स, ये जो हो गए नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स के जो दो भाग हैं वो एक है इन एक्स हाउसटेबल रिसोर्स, इधर हो गया एक इन एक्स हाउसटेबल रिसोर्स और दूसरा हो गया एक्स हाउस टेबल रिसोर्स। एक हो गया इन एक्स हाउस टेबल रिसोर्स और दूसरा हो गया एक्स हाउस टेबल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को उपलब्धता के आधार पर इसको ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी द वेरियस रिसोर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप। इनको दो ब्रॉड ग्रुप में बांटा गया है। तो दो ब्रॉड ग्रुप में इन एक्स हाउस टेबल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या है। ये हो गया इन एक्स हाउस टेबल और एक हो गया एक्स हाउस टेबल रिसोर्स। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्गों में बांटा गया है। तो इस इन एक्स हाउस टेबल और एक्स हाउस टेबल रिसोर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? इन एक्स हाउस टेबल रिसोर्स यहां पर इन एक्स हाउस टेबल रिसोर्स ये क्या है?
Inexhaustible resource means something which cannot be used completely. That is, इसको हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स क्या है कि वैसे रिसोर्स है जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड है, इनका उपयोग करते करते हम थक जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। इनका हम जितना भी उपयोग करेंगे लेकिन ये हमारे नेचर में विद्यमान रहेंगे, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वैसे रिसोर्स को इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। तो इसमें देखेंगे दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट, ये देखिए दीज रिसोर्स are present in these resources are present in unlimited quantity, limited अनलिमिटेड क्वांटिटी में ऐसे रिसोर्स हैं इन नेचर प्रकृति में ऐसे रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एंड नॉट likely and not likely to be exhausted, not likely to be exhausted by human activities। हम लोगों के क्रियाकलापों द्वारा इनका नेचर में खात्मा नहीं हो सकता है। by human एक्टिविटी मतलब हमारे क्रियाकलाप से इनका खात्मा नहीं होगा। वैसे रिसोर्स को हम लोग इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स में अगर बात करें मतलब और लिख सकते हैं रिसोर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, द रिसोर्स दैट कैन नॉट be used up completely, मतलब completely इनको पूर्ण रूप से हम खत्म नहीं कर सकते। The resource which cannot be used up completely is called inexhaustible resource। तो यहां पर रिसोर्स ऐसे रिसोर्स में जैसे कि हम बात करेंगे तो हो जाएगा सनलाइट, दूसरा हो जाएगा आपका एयर। इनका आप खात्मा नहीं कर सकते हैं, कितना भी उपयोग करें ये खत्म नहीं होगा। मतलब सनलाइट और एयर आप कितना भी उपयोग करेंगे ये खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स है। ये अरबों सालों से इसी तरह से सन तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है और एयर भी हमारे वातावरण में अभी मौजूद है। मतलब कहने का अर्थ है इनका जनरेशन बाय जनरेशन प्लांट एनिमल हमेशा उपभोग कर रहे हैं लेकिन ये एंड अप नहीं हो रहे हैं, यूज्ड अप पूरा नहीं कर सकते हम इनका पूरा। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहें। दिस कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, तो इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स हो गया ये आपका। अब दूसरा टर्म है कि एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। इसमें क्या है कि जिनका खात्मा हमारी एक्टिविटी द्वारा हो सकता है। एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स का अर्थ है कि वैसा रिसोर्स जो हमारे एक्टिविटी से, जो हमारे क्रियाकलाप से खत्म हो सकते हैं। दूसरा है एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। ये देखिए एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। अब इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर, द अमाउंट of this resource in nature, this resources in nature is limited,
in nature is limited। मतलब ऐसे रिसोर्स का हमारे नेचर में लिमिट मात्रा है, मतलब कि एकदम सीमित मात्रा में ये रिसोर्स है। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब इनको हम अपनी क्रियाकलापों से इसको आने वाले भविष्य में खत्म कर सकते हैं। मतलब दे कैन बी exhausted by human activity, ये मनुष्य के क्रियाकलापों से इनका खात्मा हो सकता है। मतलब ये भविष्य में हम लोग के क्रियाकलाप से इनका खात्मा हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हम खत्म कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, कौन से रिसोर्स एक्सहॉस्टेबल हैं, किस रिसोर्स की हम अपने क्रियाकलाप से भविष्य में खत्म करने जा रहे हैं। इनकमिंग फ्यूचर, तो इनकमिंग फ्यूचर में जो रिसोर्स आज हम देख रहे हैं, इनकमिंग फ्यूचर में अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बना के नहीं रहे तो आने वाले समय में इन रिसोर्स का खात्मा होने जा रहा है। तो कौन कौन है, ये हो गया फॉरेस्ट जो है, ये जो है इनका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। फॉरेस्ट, जीव जंतु, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ के खात्मे का डर है, वाइल्ड लाइफ। इसके बाद मिनरल्स का हम लोग दोहन कर रहे हैं, मिनरल्स, ये भी जो है आने वाले भविष्य में ये भी खत्म होने के कगार पर है। मिनरल्स ये हो गया। कोल भी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मतलब जो भी नेचर से बने हुए चीज हैं, नेचुरल गैस, इनका भी आने वाले भविष्य में ये विलुप्ति के कगार, ये सब खत्म होने वाले हैं। सो ये रिसोर्स हमारे नेचर में लिमिटेड मात्रा में है। एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड, और ये आने वाले भविष्य में एग्जॉस्ट होने का डर है, इनको खत्म होने का डर है। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स जो आने वाले भविष्य में इनका खात्मा होने जा रहा है वो है फॉरेस्ट, दूसरा है जंगली जीवन मतलब जीव जंतु, पेट्रोलियम इज नियर द एंड इन फ्यूचर, कोल, मिनरल और नेचुरल गैस। सो हमें बेहतर विकल्प की ओर ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि इनका कम से कम कंजर्वेशन हो सके। तो यहां पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आने वाले फ्यूचर में ये एग्जॉस्ट होने के कगार पर रहेंगे, क्योंकि हमारी एक्टिविटी ही ऐसी है, हमारे कुछ क्रियाकलाप ही ऐसे हैं जिस क्रियाकलाप के वजह से इनके खात्मा होने का डर है। अब फोसिल फ्यूल के बारे में जानेंगे कि फोसिल फ्यूल है क्या। What is fossil fuel? It is in your chapter fossil fuel. यहां पर फोसिल, ये हम लिख रहे हैं फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल क्या है? मतलब इसको कहते हैं, फोसिल को हिंदी में हम लोग जीवाश्म कहते हैं, तो फोसिल फ्यूल को हिंदी में ईंधन कहते हैं। तो ये हो गया आपका जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ये क्या है? नेचुरल फ्यूल, ये होते हैं नेचुरल फ्यूल, नेचुरल फ्यूल
fuel. Natural fuel formed from remains of formed from remains of formed from remains of living organism formed from remains of living organism buried under the earth, buried under the earth long ago, long ago are called fossil fuel, are called fossil fuel. इनको क्या कहते हैं हम लोग? fossil फ्यूल. इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं. तो कैसे हैं ये प्राकृतिक ईंधन है. कैसे बने हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो. कभी अर्थक्वेक आया होगा, इस अर्थक्वेक के वजह से ये गिर गए और मट्टी के अंदर बरीड हो गए. उनपे सैंड, मट्टी, इनके ऊपर दबाव डालने लगे और ड्यू टू हाई प्रेशर उनके अंदर कोई केमिकल चेंज आया और उससे ये फॉसिल फ्यूल में बदल गए. तो ये फॉसिल फ्यूल का निर्माण कैसे हुआ? फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ long ago are called fossil fuel. इनको fossil fuel कहते हैं. तो जैसे हम लोग fossil fuel में क्या क्या हो जाएंगे? fossil fuel में हो जाएंगे आपके कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हो गए ये आपके हो गए फॉसिल फ्यूल. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. कोल भी आपके रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बरीड हुए थे अंडर द अर्थ बहुत समय के बाद, तो उसी से कोल बना, उसी से पेट्रोलियम बना और नेचुरल गैस. तो ये सब के सब आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं. बिकॉज they are formed by decompositions of remains of plant and animals in prehistoric time. Prehistoric time में क्या हुआ कि fossil fuel का निर्माण हुआ, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. they were formed by decomposition. ये कैसे बने थे? formed by coal, petroleum and natural gas. they were formed by decomposition. They were formed by decomposition of the remains of prehistoric plant, prehistoric plant and animals. Prehistoric plant and animals buried under the earth. Buried under the earth. Buried under the earth. Under the earth. ये पृथ्वी के अंदर बरीड हो गए थे, तो उसको बोलते हैं हम लोग. They were formed by decomposition of the remains of prehistoric plant and animals buried under the earth, जो पृथ्वी के अंदर समा गए. तो ये कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इनसे निर्माण हुआ.
कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्रीहिस्ट्रिक, जो प्रीहिस्ट्रिक पौधे थे, जानवर थे जो अंदर दब गए, उन्हीं से इन चीजों का निर्माण हुआ। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उनके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन के वजह से इतना सारा बदलाव आया। तो ये था हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में अगर बात किया जाए तो अवेलेबिलिटी के आधार पर ये नेचुरल रिसोर्स में इनएक्सहॉस्टेबल या एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स है। कौन से रिसोर्स हैं? इनका आने वाले भविष्य में खत्म होने की संभावना है। तो फॉसिल फ्यूल को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। फॉसिल फ्यूल क्योंकि अब आने वाले समय में इन खात्मे के कगार पर होंगे, इसलिए ये क्या है? इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। बिकॉज वंस ऑल फॉसिल फ्यूल आर यूज्ड अप, क्योंकि अगर ये एक बार पूरे के पूरे यूज्ड अप हो जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसमें क्या है? बिकॉज once all the fossil fuel are used up, they will be gone forever. They will be gone forever। मतलब कहने का अर्थ है कि एक बार भी इस जीवाश्म ईंधन के खत्म होने का अर्थ है सदा के लिए इनका खात्मा। वंस फॉसिल फ्यूल पूरा का पूरा यूज अप हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए गॉन हो जाएंगे, हमेशा के लिए ये गॉन हो जाएंगे। हाउ फॉसिल फ्यूल्स वे आर फॉर्म? हाउ फॉसिल फ्यूल में, अब यहां पर हाउ फॉसिल फ्यूल वेयर फॉर्म, यहां पर है हाउ fossils fuel were formed। कैसे इन फॉसिल फ्यूल का निर्माण हुआ, कैसे? तो यहां पर फॉसिल फ्यूल वेयर फॉर्म्ड, फॉसिल फ्यूल वेयर formed from fossil fuel were formed from dead remains of living organism, dead remains of living organism। Fossil fuel were formed from dead remains of living organism। Dead remains of living organism कहने का dead remains of plants and animals। मतलब फॉसिल फ्यूल जो है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल से ही बने हैं। buried under earth, buried under earth, buried under the earth millions of years ago, मतलब लाखों वर्ष पहले ये जो प्लांट और एनिमल थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए और दबने के बाद ही इनसे
फॉसिल फ्यूल का निर्माण हुआ। इनका प्रोसेस देखेंगे कैसे हुआ। अब थोड़े चलते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या था? द प्लांट एनिमल जो हजारों और लाखों वर्ष पहले जो पृथ्वी के अंदर दब गए, विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ, ग्रेजुअली डीप चले गए, नीचे चले गए, एंड गॉट कवर्ड विथ सेडिमेंट लाइक सैंड, मड, एंड फ्रॉम द रीच अवे फ्रॉम द, ये हवा से दूर चलते चले गए और नीचे दबते गए। उनको दबाने वाले सैंड थे, मड थे, ये पूरा डीप बरीड होते गए और वहां पर हवा का अभाव है। देयर इज लैक ऑफ एयर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्यू टू केमिकल इफेक्ट, वहां एक रासायनिक प्रभाव चला, ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द डेड एंड डिकेड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल। बैक्टीरिया ने इन्हें फॉसिल फ्यूल, बैक्टीरिया जैसे कि हम बता रहे हैं प्रोसेस में कि द प्लांट एंड एनिमल्स which died millions of years ago, the process में देखिए, the plant and animals पौधे और जानवर which died millions of years ago, which died millions of years ago, जो लाखों वर्ष पहले मर चुके थे, they gradually buried deep under the earth, they gradually buried deep under the earth, buried deep under the earth, deep under the earth, ये पृथ्वी के अंदर दब गए। buried deep under the earth and got covered with, और ये किससे कवर्ड हो गए? सैंड एंड मड से। देखिए इस प्रोसेस में क्या है, प्लांट और एनिमल कैसे हमारे फॉसिल फ्यूल का निर्माण हुआ, इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी प्लांट और जानवर थे जो लाखों वर्ष पहले मर गए, दे ग्रेजुअली बरीड डीप अंडर द अर्थ, वो धीरे धीरे क्रम में मिट्टी के नीचे दबते चले गए एंड गॉट कवर्ड। इसके बाद उनके ऊपर क्या हुआ? एक लेयर चढ़ा, कवर चढ़ा। तो कवर किसका था? सैंड एंड मड का। एंड गॉट कवर्ड, प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं, एंड गॉट कवर्ड with sediment like mud and sand, sediment like mud and sand, और कवर्ड किसे हो गए? मड और सैंड के द्वारा कवर्ड हो गए। अब यहां पर क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एयर, सैंड अवे फ्रॉम एयर, हवा से दूर कवर्ड हो गए। यहां पर क्या हुआ? इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस हवा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ एयर हवा की अनुपस्थिति में क्या हुआ? केमिकल इफेक्ट, द केमिकल इफेक्ट ऑफ heat, pressure and bacteria heat, pressure and bacteria
converted the buried remains of converted the buried remains of plant and animals into fossil fuel इनको फोसिल्स फ्यूल में बदल दिया। देखिए क्या है कि फोसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फोसिल फ्यूल कौन कौन? लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में इनको तब्दील कर दिया। देखिए फिर से यहां पर प्रोसेस कैसे फोसिल्स फ्यूल बने, इनकी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो इस प्रक्रिया में द प्लांट एंड एनिमल्स which died millions of years ago, जो लाखों वर्ष पहले डाइड हो गए, मर गए, they gradually buried deep under the earth, वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर बरीड हो गए, एंड गॉट कवर्ड विथ सेडिमेंट्स, और कुछ चीजों से ये क्या हो गए? कवर्ड हो गए, जैसे मड एंड सैंड। इनसे ये जितने भी डेड रिमेन्स थे वो पूरी तरह से भली भांति कवर हो गए, और कवर होने के बाद वहां तक तो हवा इम्पॉसिबल है, एयर इम्पॉसिबल है। इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स। ये कौन कौन कन्वर्ट किया? हीट, प्रेशर और बैक्टीरिया कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू फोसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। यह प्रक्रिया थी फोसिल फ्यूल में बदलने की। बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट, यह प्रक्रिया थी बदलने की। यहां पर हम लोग और कुछ देखेंगे कि बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज लैंड प्लांट वेयर कन्वर्टेड इनटू कोल। जो लार्ज लैंड प्लांट थे उनके बरीड रिमेन्स जो थे वो कोल में बदल गए। यहां पर एक पॉइंट, द बरीड, नोट पॉइंट, the buried remains of large land plant were converted into coal, ये कोयला में बदल गया। देखिए कोयला में कौन बदला? बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज लैंड प्लांट, जो बड़े लैंड प्लांट थे वो जो है वो कोयले में बदल गए। वेयर एज, अगर बात करें वेयर एज दोज ऑफ टीनी मेराइन प्लांट, छोटे छोटे जो मेराइन प्लांट थे, टीनी मेराइन प्लांट and animal were and animals were converted into petroleum
पेट्रोलियम। देखिए जो टीनी मेराइन प्लांट थे, छोटे छोटे मेराइन प्लांट्स और एनिमल्स, ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में, ये कन्वर्ट हो गए आपके पेट्रोलियम में, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। लार्ज लैंड प्लांट कन्वर्टेड इनटू कोल और दोज ऑफ टीनी मेराइन प्लांट एंड एनिमल वेयर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। छोटे छोटे समुद्री भोग, टीनी मेराइन समुद्री, मेराइन मींस समुद्री यहां पर होगा, और प्लांट एनिमल्स जो है ये पेट्रोलियम में बदल गए। तो जनरली कहा जाता है फैट्स ऑफ एनिमल गॉट चेंज इनटू पेट्रोलियम, कहीं कहीं ये भी मिलता है। तो ये चीज थे। तो लार्ज लैंड प्लांट क्या चीज में बदल गए, कोयले में बदल गए, और टीनी मेराइन, मेराइन मतलब समुद्री, प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम में बदल गए। अब यहां पर जो हम चीज पढ़ेंगे, फोसिल फ्यूल कौन कौन थे, कोल, इसके बाद कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो हम लोग पहले कोल पर चलते हैं। कोल, कोयला, कोल, कोयला क्या है, कोल। इट इज हार्ड ब्लैक, देखे होंगे आप, ये कैसा दिखता है, काला, कड़ा। It is hard black, ये हार्ड काला, कंबस्टिबल मटेरियल है, मतलब दहनशील है। ब्लैक कंबस्टिबल मतलब जलने योग्य, कंबस्टिबल मटेरियल, मटेरियल, hard combustible material and that consists mainly carbon, material that consist mainly carbon, mainly इसमें केवल और केवल कार्बन होता है, mainly कार्बन, जिनमें केवल क्या होते हैं बच्चों, केवल कार्बन होते हैं। That it is hard black combustible material that consists mainly carbon. तो कोल is found, कोल कहां पाया जाता है, कोल is found in deep coal mines, in deep coal mines, deep coal mines under the surface of earth, under the surface of earth। देखिए कोल फाउंड होता है डीप कोल माइंस में, पृथ्वी के सतह के नीचे, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे देश में इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया कोल is mainly found in, कोल मेनली फाउंड कहां कहां होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। फाउंड इन कहां, एक होता है आपका बिहार में, बिहार, दूसरा होता है वेस्ट उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल एंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब हमारे देश में 4 राज्य, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, यहां पर कोयले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
तो किन किन राज्यों में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ये जीवाश्म ईंधन कोयला पाया जाता है। और ये कंबस्टेबल मटेरियल है कोयला, फॉसिल फ्यूल है। हमने बताया कि लार्ज प्लांट जो है वो बरीड डीप इन अंडर द अर्थ, दे गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू कोल। बड़े बड़े पौधे जब मट्टी के अंदर बरीड हो गए लाखों वर्ष पहले, वे ही अपना रूप कोयला में ले लिए हैं और आज वो कंबस्टेबल मटेरियल है। और फॉसिल फ्यूल जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स है, आने वाले समय में हम इनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें लिमिट मात्रा में कोल इज फाउंड, कोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे एनर्जी का। बच्चों, कोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। तो यहां पर कोल इज फाउंड इन अबाउंडेंस, इट इज मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल क्या है? कोल को नोटिस कीजिएगा कि अबाउंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हाउ वाज कोल फॉर्म, एक स्टोरी है। हाउ वाज कोल फॉर्म, कोयला कैसे बना? हाउ वाज कोल फॉर्म, कोयला ने अपना इस तरह का रूप कैसे लिया? ये लाखों मतलब कि 300 मिलियन ईयर्स एक कहानी है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, हमारे 300 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पूरे घने जंगलों से भरी पड़ी थी। 300 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर काफी हरे भरे घने जंगल थे और इसके बाद क्या हुआ कि इनमें ये जंगल लो लाइंग एरियाज में थे, कुछ निचले स्तर पर थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, फ्लड आ जाना या फॉरेस्ट दिस गॉट बरीड, फ्लडिंग हो गया या अर्थक्वेक आ गया, तो ये क्या हुआ? बरीड डीप अंडर द अर्थ, ये पृथ्वी के अंदर क्या हुए? वो बरीड कर गए, बरीड डीप अंडर द अर्थ, बरीड डीप अंडर द अर्थ। तो ये चले गए पृथ्वी के अंदर। तो क्या हुआ? मोर सॉइल, उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी का एक कहर, एक लेप, बालू का लेप उनके ऊपर चढ़ने लगा और धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया के दौरान ड्यू टू हाई हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, सम बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ये ट्रांसफॉर्म हो गए कोयला में। तो ये नोटिस कीजिएगा कहानी के पीछे कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest. The earth had dense forest. हमारी पृथ्वी जो थी वो घने जंगलों से भरी पड़ी थी। Our earth had dense forest, घने जंगलों से भरी पड़ी थी। इसके बाद क्या है? इन लो लाइन वेटलैंड एरिया, कहां पर? इन लो लाइन वेटलैंड एरिया में, मतलब लो लाइन बेल्ट में ये घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस like flooding या earthquake, कुछ भी कहें, flooding, the forest get buried under the soil, ये मिट्टी में दबते चले गए। As more and more soil deposited, और मिट्टी में दबते चले गए जैसे जैसे, as more and more soil get deposited over buried
प्लांट, ओवर बरीड प्लांट, जैसे जैसे उन पर मिट्टी का डिपोजिशन होने लगा, ओवर बरीड अंडर द सॉइल, दे गॉट कंप्रेस्ड, दे गॉट कंप्रेस्ड, गॉट कंप्रेस्ड, ये दबते चले गए, एंड टेम्परेचर राइजेस, एंड टेम्परेचर goes on increasing, goes on increasing, जैसे वो भीतर चलते जा रहे हैं वैसे टेम्परेचर goes on increasing as they sank deeper and deeper, as they डूबते चले गए, धंसते चले गए, sank deeper and deeper, sank deeper and deeper, or due to high pressure and temperature, under high pressure and temperature, under high pressure and temperature, pressure and temperature, under high pressure and temperature, dead plants slowly get converted into coal, dead plant slowly got converted into coal। देखिए बच्चों, फिर वंस कोल के बनने के पीछे की एक कहानी, 300 मिलियन ईयर्स वर्ष पहले, मतलब 300 मिलियन 30 करोड़ ईयर्स बिफोर द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट, हमारी पृथ्वी पर घने जंगल थे। 30 करोड़ वर्ष पहले, मतलब 300 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी घने जंगलों से भरपूर थे। कहां पर? लो लाइंग वेटलैंड एरिया में पड़ते थे। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई जिनके फलस्वरूप ये फॉरेस्ट पृथ्वी में नीचे दबते चले गए और उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टियां उसके ऊपर उनको दबाती चली गई, और जैसे जैसे वो दबते चले गए उनका तापमान बढ़ता चला गया, इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वो डीपर जा रहे हैं और उनका दाब भी बढ़ता गया, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड द डेड प्लांट क्या हुए, उसके उस प्रोसेस के वजह से कन्वर्टेड इनटू कोल, और यही प्रक्रिया है कोल बनने की। तो कोल की कहानी यही है कि अब 30 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी हरे भरे घने जंगलों से भरपूर थे, लो लाइन वेटलैंड एरिया की तरफ, और क्या हुआ, समय बीतने के साथ नेचुरल आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सो मेनी थिंग्स, जो भी आपदाएं आई वो फॉरेस्ट को क्या किया, एकदम अलग कर दिया। तो फॉरेस्ट जो है इनसे आप मिट्टी में दबने शुरू हो गए, और जैसे जैसे मिट्टी में दबने चले गए उस पर ऊपर मिट्टी का जो है चढ़ाव होने से उनका दबाव बढ़ता गया और वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाने लगे, और मिट्टी के अंदर जाते जाते उन पर टेम्परेचर, हाई प्रेशर के लोड के कारण वो जो प्लांट है वो कोयले में तब्दील हो गए। दिस चेंज कोल प्लांट, डेड प्लांट एंड इनटू कोल, ये डेड प्लांट को कोल में बदल दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में क्या होता है? केवल और केवल कार्बन। कोल में और कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कार्बन होता है। कोल कंटेन्स ओनली कार्बन। कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में क्या होता है? कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में केवल कार्बन होते हैं। अब एक टर्म है कार्बोनाइजेशन, इस टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन क्या है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, द स्लो process of the slow process of conversion of dead vegetation, process of conversion
conversion of dead vegetation, slow conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। देखिए इसमें कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है। हम लोग देखते हैं कि डेड वेजिटेशन जो है वो कोल में बदला था, तो ये धीमी प्रक्रिया है, बहुत स्लो प्रोसेस है। डेड वेजिटेशन को कोल में बदलने के लिए ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यू कैन राइट डेड वेजिटेशन को कोल में बदलना है, कोल में बदल रहा है। ये कैसा प्रोसेस है? वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, वेरी स्लो प्रोसेस। और कोल डेड वेजिटेशन को कोल में बदलने की जो धीमी प्रक्रिया है उसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कार्बोनाइजेशन और इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं और ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। कार्बोनाइजेशन है ये, कार्बोनाइजेशन। तो ये था कार्बोनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म फ्रॉम। तो बच्चों आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में हम कोक, पेट्रोलियम और अन्य सभी ईंधनों के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।